नमस्कार, करंट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशहाल। इस सेगमेंट में हम उन खास और जरूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। असम में बाल विवाह के प्रति जीरो टॉलरेंस की हुई घोषणा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी जानकारी। अब तक किस मामले में 2000 से ज्यादा लोगों की हुई है गिरफ्तारी। स्टार्टअप्स पर नहीं लगेगा अब एंजल टैक्स। बजट में की गई घोषणा। काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए उठाया गया यह कदम। गूगल ने लॉन्च किया अपना चैटबॉट बार्ड। चैट जीपीटी को टक्कर देने के लगाए जा रहे हैं कयास। इंटरनेट से जानकारी हासिल करके देगा जवाब। पृथ्वी के जैसे एक और ग्रह की हुई खोज। वुल्फ 1069b दिया गया नाम। इसका एक हिस्सा रहता है हमेशा उजाले में। और चाइना के जासूसी गुब्बारे ने उड़ाई अमेरिका की नींद। रोकनी पड़ी विमानों की उड़ान। अमेरिका की एंटनी ब्लिंकन का चीनी दौरा भी टला। और अब खबरें विस्तार से। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाल विवाह के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति की घोषणा की है। इसके तहत बाल विवाह पर कार्रवाई करते हुए 2000 से अधिक पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई पॉक्सो अधिनियम और बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत की गई है। पुलिस पिछले 7 वर्षों में बाल विवाह करने वाले ऐसे लोगों पर मुकदमे दर्ज कर रही है जिन्होंने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से और 14 से 18 साल तक की लड़कियों से शादी की है। बता दें कि पॉक्सो का पूरा नाम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 है। ये एक्ट बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिए लाया गया था। इस एक्ट में बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। यह बच्चे का शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करता है। इसी प्रकार बाल विवाह निषेध अधिनियम को वर्ष 2006 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य समाज में बाल विवाह को रोकना है। यह एक्ट 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष या 18 वर्ष से कम आयु की महिला के विवाह को बाल विवाह की श्रेणी में रखता है। इसमें बाल विवाह को दंडनीय अपराध माना गया है। इसके तहत 2 वर्ष के कठोर कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इस एक्ट के अंतर्गत किए गए अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। बीते दिनों बजट में प्रस्तावित एंजल टैक्स के संदर्भ में प्रावधान को लेकर भारतीय स्टार्टअप्स ने चिंता जाहिर की है। इनके मुताबिक सरकार ने स्टार्टअप्स में विदेशी निवेश के नियमों को सख्त बना दिया है। यह ऐसे समय में किया गया है जब स्टार्टअप्स को फंड जुटाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए यह प्रावधान उनको मिलने वाले निवेश पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। दरअसल इस बार के बजट में एंजल टैक्स प्रावधानों को विदेशी निवेशकों से जुड़े लेन देन के लिए भी विस्तारित किया गया है। अब तक ये प्रावधान केवल घरेलू निवेशकों पर लागू होते थे, लेकिन काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इसे विदेशी निवेशकों के लिए भी लागू किया गया है। अब विदेशी निवेशकों को अपने शेयरों की पेशकश करने वाले असूचीबद्ध स्टार्टअप्स को एंजल टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है। इसलिए स्टार्टअप्स का कहना है कि यह कदम उनके लिए उपलब्ध वित्त पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। हालांकि इस मामले में सरकार का कहना है कि यह प्रावधान डीपीआईआईटी यानी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के साथ पंजीकृत स्टार्टअप्स पर लागू नहीं होगा। यह प्रावधान केवल अपंजीकृत स्टार्टअप्स या कंपनियों पर लागू होगा। इस तरह पंजीकृत स्टार्टअप्स को विदेशी निवेश के मामले में एंजल टैक्स से छूट दी गई है। बता दें कि स्टार्टअप्स कंपनियां अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए फंड जुटाती हैं। इसके लिए फंड देने वाली किसी कंपनी या संस्था को शेयर जारी किए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये शेयर तय कीमत की तुलना में काफी ज्यादा कीमत पर जारी किए जाते हैं। यानी शेयर की कीमत फेयर वैल्यू यानी उचित मूल्य से ज्यादा होती है। इस तरह शेयर बेचने से प्राप्त हुई अतिरिक्त राशि को स्टार्टअप की आय माना जाता है और इस आय पर लगाए गए टैक्स को एंजल टैक्स कहा जाता है। भारत में एंजल टैक्स साल 2012 में लागू किया गया था। गौरतलब है कि स्टार्टअप कंपनी में निवेश करने वाले व्यक्ति या संस्था को एंजल निवेशक कहा जाता है। ये निवेशक आमतौर पर उद्यमी होते हैं। ये स्टार्टअप कंपनी शुरू करने वाले व्यक्ति के दोस्त या रिश्तेदार भी हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यूएसएल और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की शोध टीम ने एक नए प्रकार की बर्फ बनाई है। इस नई खोज के माध्यम से वैज्ञानिक अलग अलग परिस्थितियों में
पानी के व्यवहार पर प्रकाश डाल सकते हैं। शोध के बाद से कहा जा रहा है कि ऐसी बर्फ हमारे सौरमंडल में मौजूद अनेक चंद्रमाओं पर भी हो सकती है। वैज्ञानिकों ने बॉल मिलिंग नामक प्रक्रिया का उपयोग करके ये बर्फ बनाई है। उन्होंने -200 डिग्री सेल्सियस पर अलग अलग प्रकार की बर्फ को मिलाया, जिसके परिणाम स्वरूप मध्यम घनत्व और अनिश्चित आकार की इस नई प्रकार की बर्फ का निर्माण हुआ। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि नवनिर्मित बर्फ देखने में एक सफेद पाउडर जैसी लगती है, जबकि साधारण बर्फ क्रिस्टल की तरह होती है। एक और अंतर यह है कि सामान्य बर्फ में पानी में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु एक व्यवस्थित तरीके से जुड़े होते हैं, जबकि इसमें पानी के अणु बर्फ बनने पर भी पानी की तरह अव्यवस्थित होते हैं। गौरतलब है कि बर्फ जमा हुआ पानी है जिसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं। साथ ही पानी का एक बहुमुखी आणविक बिल्डिंग ब्लॉक होता है जो तापमान और दबाव के आधार पर कई अलग अलग संरचनाएं बना सकता है। दबाव में ये अणु ज्यादा कुशल तरीके से पैक होते हैं। यही कारण है कि बर्फ के कई अलग अलग रूप होते हैं। बता दें कि बॉल मिलिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल ज्यादातर उद्योगों में सामग्री को पीसने, आपस में मिलाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान एक कंटेनर में छोटे कठोर गेंदों के बीच टकराव से उच्च दाब उत्पन्न किया जाता है। इस तकनीक में आमतौर पर सिरेमिक, फ्लिंट कंकड़ और स्टेनलेस स्टील की बॉल का उपयोग किया जाता है। हाल ही में गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने बताया है कि गूगल जल्दी ही अपना चैटबॉट लॉन्च करेगा। पिचाई के मुताबिक यह चैटबॉट AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा। गूगल ने इसे बार्ड नाम दिया है। गौरतलब है कि बार्ड का मतलब एक ऐसे कवि या गायक से होता है जो वीरों के जीवन पर छंदों की रचना करने और पढ़ने में कुशल हो। उदाहरण के लिए विलियम शेक्सपियर को द बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता था। बता दें कि गूगल का चैटबॉट बार्ड एक कॉन्वर्सेशनल टूल है। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। इसे खासतौर पर इंटरनेट यूजर्स के साथ बातचीत का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे फिलहाल यूजर्स के टेस्ट फीडबैक के लिए प्रायोगिक तौर पर तैयार किया गया है। बाद में इसे व्यापक रूप से जारी किया जाएगा। हालांकि बार्ड ठीक ChatGPT की तरह ही काम करेगा, लेकिन फिर भी दोनों के बीच काफी अंतर है। जहां एक तरफ ChatGPT लार्ज लैंग्वेज मॉडल द्वारा संचालित है, वहीं बार्ड को लैम्डा यानी लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन से लैस किया जाएगा। बार्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल टूल की शक्ति, बुद्धिमत्ता व रचनात्मकता का संयोजन होगा। लैम्डा एक मशीन लर्निंग लैंग्वेज मॉडल है जिसे गूगल ने एक चैटबॉट के रूप में बनाया था। गूगल के मुताबिक बार्ड इंटरनेट से जानकारी हासिल करके जवाब देगा, जबकि OpenAI द्वारा निर्मित ChatGPT पहले से मौजूद डेटा के आधार पर सवालों के जवाब देता है। इस मामले में ChatGPT के पास केवल 2021 तक का ही डेटा उपलब्ध है। ऐसे में विशेषज्ञों द्वारा गूगल के बार्ड को ChatGPT के बड़े कॉम्पिटिटर के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि गूगल ने इससे पहले एक AI स्टार्टअप एंथ्रोपिक के साथ साझेदारी और निवेश की घोषणा भी की थी। एंथ्रोपिक का क्लाउड नाम से एक AI चैटबॉट भी है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने NTD यानी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग 2023 पर एक वैश्विक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सबसे गरीब आबादी को प्रभावित कर रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक रूप से उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग में 16 देशों की हिस्सेदारी लगभग 80% है। साथ ही वैश्विक स्तर पर लगभग 1.65 बिलियन लोगों को इस रोग की उपचार की आवश्यकता का अनुमान भी व्यक्त किया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी आशंका व्यक्त की गई है कि कोविड-19 के कारण वर्ष 2019 और 2020 के बीच 34% कम व्यक्तियों ने इससे संबंधित रोगों में उपचार प्राप्त किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इससे संबंधित रोगों के उपचार में विलंब को दूर करने पर बल दिया है। वर्ष 2030 तक इन रोगों के उन्मूलन करने के रोडमैप लक्ष्यों की दिशा में प्रगति में तेजी लाने हेतु अधिक प्रयास एवं निवेश की आवश्यकता पर बल दिया गया है। साथ ही इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक समुदाय से बहुक्षेत्रीय सहयोग और साझेदारी का भी आग्रह किया है। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग संक्रमणों का एक ऐसा समूह है जो अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के विकासशील क्षेत्रों में सीमांत समुदायों में एक आम रोगों की तरह पाया जाता है। यह विभिन्न वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और परजीवी कीट प्रकार के रोगजनकों के कारण होता है। गौरतलब है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इस बीमारी के प्रसार के पीछे इस क्षेत्र के लोगों के पास स्वच्छ जल या मानव अपशिष्ट के निपटान के सुरक्षित तरीकों की सुविधा नहीं होना भी एक प्रमुख कारण है। सर्पदंश का जहर, खुजली, ट्रैकोमा, लीशमैनियासिस और चगास रोग आदि कुछ उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के उदाहरण हैं।
बता दें कि विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस प्रतिवर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है, जिसकी घोषणा 2021 में की गई थी। हाल ही में नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार उपग्रह का विदाई समारोह आयोजित किया गया। यह नासा की JPL यानी जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी में आयोजित हुआ। इस समारोह में इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ शामिल हुए। असल में अब नासा इस उपग्रह को इसरो को सौंपने जा रहा है, जिसके इस महीने के अंत तक भारत पहुंचने की उम्मीद है। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ के मुताबिक निसार उपग्रह विज्ञान में रडार की क्षमता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन होगा। साथ ही यह पृथ्वी की गतिशील परतों और बर्फ की सतहों का पहले से विस्तार से अध्ययन करने में मदद करेगा। निसार नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच वर्ष 2014 में समझौता हुआ था। इसका पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इस उपग्रह का वजन 2800 किलोग्राम है। इसमें L बैंड और S बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार उपकरण शामिल है। इस उपग्रह का एक अन्य उपकरण इसका 39 फुट का स्थिर एंटीना रिफ्लेक्टर है। इसका उपयोग उत्सर्जित और प्राप्त रडार सिग्नल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाएगा। गौरतलब है कि निसार से प्राप्त डेटा वैश्विक स्तर पर लोगों को प्राकृतिक संसाधनों और खतरों का बेहतर प्रबंधन करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और उनका बेहतर ढंग से समाधान करने में सहायता दे सकते हैं। आने वाले वर्षों में इस मिशन से प्राप्त डेटा पृथ्वी की क्रस्ट के बारे में और भूमि की सतह पर होने वाले परिवर्तन के परिणामों की बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होंगे। हाल ही में खगोलविदों को पृथ्वी जैसा एक ग्रह मिला है। इसको वुल्फ 1069b नाम दिया गया है। बता दें कि वैज्ञानिक डायना कोसाकोवस्की ने इसको खोजने वाले खगोलविदों के एक समूह का नेतृत्व किया था। इस खोज को खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पत्रिका में भी प्रकाशित किया गया है। वुल्फ 1069b एक लाल बौने तारे की परिक्रमा कर रहा है। अध्ययन के अनुसार सूर्य से निकटता के बावजूद वुल्फ 1069b पृथ्वी को सूर्य से मिलने वाली सौर चमक का लगभग 65% ही प्राप्त करता है। वुल्फ 1069b अपने मूल तारे से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है कि इसका एक पक्ष हमेशा दिन के उजाले में रहता है और विपरीत पक्ष हमेशा अंधेरे में रहता है। इस ग्रह से जुड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि इसकी पृथ्वी से दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी के 15वें हिस्से के बराबर है। यहाँ जानने योग्य बात यह है कि किसी आकाशीय पिंड को ग्रह कैसे माना जाता है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने वर्ष 2006 में नई परिभाषा दी है। किसी आकाशीय पिंड को ग्रह मानने के लिए शर्त है कि वो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता हो, उसमें पर्याप्त द्रव्यमान हो और किसी अन्य ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण न करता हो आदि। गौरतलब है कि इन शर्तों का पालन नहीं करने के कारण प्लूटो से ग्रह का दर्जा वापस ले लिया गया था। हाल ही में प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में एक रिसर्च प्रकाशित हुआ। इसका दावा है कि कोरोना वायरस का प्रसार कम होने के बाद भी इस वायरस के अल्फा और गामा वेरिएंट सफेद पूंछ वाले हिरणों में सुरक्षित है। कहने का तात्पर्य है कि इनसे मनुष्यों में संक्रमण का खतरा बना हुआ है। यह अध्ययन दिसंबर 2021 तक एकत्रित किए गए नमूनों पर आधारित है। रिसर्च का कहना है कि बीते दिनों एक अध्ययन में अमेरिका और कनाडा के सफेद पूंछ वाले हिरणों की आबादी में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। ऐसे में आशंका है कि ये वायरस मनुष्य को फिर से प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि ये हिरण कोरोना वायरस से कैसे प्रभावित हो रहे हैं, इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन लोगों ने मानव कचरे को इसका कारण बताया है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि मानव में वायरस का संक्रमण शिकारी और जानवरों के साथ संपर्क रखने वाले व्यक्तियों के कारण हो सकता है। इसके लिए रिसर्च टीम ने 2020 और 2021 में न्यूयॉर्क में शिकारियों द्वारा मारे गए हिरणों के ऊतकों को एकत्रित कर उनका अध्ययन किया। इसमें देखा गया कि साल 2020 में केवल 0.6% नमूनों में वायरस की पुष्टि हुई, जबकि साल 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 21% हो गया। हैरानी की बात है कि इन नमूनों में कोरोना वायरस के अल्फा, गामा और डेल्टा वेरिएंट मौजूद पाए गए। हालांकि इस दौरान न्यूयॉर्क में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित लोग मौजूद थे, जबकि अल्फा और गामा वेरिएंट लगभग खत्म हो चुके थे। ऐसे में रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र की सिफारिश है कि इस संक्रमण को कम करने के लिए कई तरह की बुनियादी सावधानियां बरतने की जरूरत है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान प्रस्तुत किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद लाल फीताशाही को कम करना है, साथ ही और बड़े पैमाने पर सब्सिडी मुहैया करवाना है। गौरतलब है कि ग्रीन डील योजना यूरोपीय संघ के वर्ष 2050 तक यूरोप को पहला जलवायु तटस्थ महाद्वीप बनाने और 1990 की तुलना में 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 55% की कमी करने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। यूरोपीय संघ का यह कदम संयुक्त राज्य अमेरिका के मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम की घोषणा के
कुछ ही महीनों बाद उठाया गया है। इसमें अमेरिकी विनिर्माण उद्योगों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन कार्यक्रमों के लिए अरबों डॉलर की कर कटौती शामिल है। ग्रीन डील औद्योगिक योजना के तहत 4 प्रकार की पहल शामिल है। पहली के तहत एक सरल नियामक ढांचा स्थापित किया जाएगा। इसके तहत यूरोपीय संघ एक नेट जीरो उद्योग अधिनियम तैयार करना चाहती है। इसके माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद नियमों को सरल बनाया जाएगा। साथ ही अक्षय ऊर्जा उत्पादन, कार्बन कैप्चर और नवीकरणीय हाइड्रोजन उत्पादन जैसी हरित परियोजनाओं के लिए परमिट जारी करने में भी तेजी लाई जाएगी। दूसरी पहल के तहत आर्थिक स्रोत तक तेजी से पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके तहत यूरोप में स्वच्छ तकनीक उत्पादन के लिए निवेश और वित्त पोषण को गति दी जाएगी। तीसरी पहल के तहत कौशल को बढ़ावा देने के तहत नेट जीरो उद्योग अकादमियों की स्थापना की जाएगी, जो उद्योगों में अप स्किलिंग और री स्किलिंग कार्यक्रमों को बढ़ावा देगी। यूरोपीय आयोग का यह भी मानना है कि हरित परिवर्तन के कारण 30 से 40% मौजूदा नौकरियों को प्रभावित होने की संभावना है। इसलिए ग्रीन डील इंडस्ट्रियल योजना को उच्च भुगतान और अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने पर भी केंद्रित किया गया है। चौथी पहल के तहत यूरोपीय संघ के व्यापार नेटवर्क में सुधार किया जाएगा। इसके माध्यम से वैश्विक सहयोग, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और खुले व्यापार के सिद्धांतों के तहत यूरोपीय संघ के भागीदारों के साथ जुड़ाव को मजबूती प्रदान की जाएगी। हाल ही में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने विभिन्न क्षेत्रों में साथ कार्य करने की दिशा में पहल की है। इस पहल में जैव विविधता का संरक्षण, नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा के विकास में सहयोग के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में साथ काम करना शामिल है। गौरतलब है कि वर्ष 2022 के न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान इस साझेदारी को पहली बार प्रस्तावित किया गया था। ये देश सौर और नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोगी परियोजनाओं के डिजाइन और निष्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक साझे मंच के रूप में कार्य करेंगे। हिंद महासागर क्षेत्र में जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रयास करेंगे। साथ ही तीनों देश रक्षा क्षेत्र में एक साथ काम करने, संक्रामक रोगों का मुकाबला करने और विश्व स्वास्थ्य संगठन, गावी वैक्सीन अलायंस, ग्लोबल फंड जैसे वैश्विक स्वास्थ्य संगठनों में सहयोग को बढ़ावा देने पर भी सहमत हुए हैं। इसके अलावा तीनों देश वन हेल्थ दृष्टिकोण को लागू करने की दिशा में भी मजबूत सहयोग स्थापित करने का प्रयास करेंगे। सहयोग के अन्य पहलू विकासशील देशों में बायोमेडिकल के क्षेत्र में नवाचार एवं उत्पादन में स्थानीय क्षमताओं का विकास शामिल है। तीनों देश संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट और भारत एवं फ्रांस के नेतृत्व में इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप जैसी पहलों के माध्यम से अपने सहयोग का विस्तार करने पर भी सहमत हुए हैं। गौरतलब है कि भारत के फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कई द्विपक्षीय संबंध पहले से ही हैं। भारत और फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के विकास के लिए संयुक्त प्रयास कर रहे हैं। साथ ही फ्रांस ने वर्ष 2025 के लिए निर्धारित भारत के वीनस मिशन का हिस्सा बनने पर भी सहमति व्यक्त की है। भारत और UAE I2U2 समूह के सदस्य हैं। साथ ही दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 5 वर्षों के भीतर 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा भारत और संयुक्त अरब अमीरात रुपए में गैर तेल व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इससे भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि संयुक्त अरब अमीरात वर्ष 2021-22 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी रहा है। श्रीलंका को वित्तीय संकट से उबरने में मदद करने के लिए पेरिस क्लब आगे आया है। क्लब ने IMF को आश्वस्त किया है कि वह श्रीलंका को IMF के माध्यम से दिए जाने वाले 2.9 बिलियन डॉलर के बेल आउट पैकेज में योगदान देगा। गौरतलब है कि श्रीलंका पिछले साल से गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय कर्ज के बोझ तले दब गया है। देश में बढ़ते आर्थिक संकट के कारण श्रीलंका को जन विद्रोहों का भी सामना करना पड़ा। अगर श्रीलंका पर वित्तीय कर्ज की बात करें तो चीन, जापान और भारत इसके सबसे बड़े द्विपक्षीय लेनदार हैं। इसमें चीन का कर्ज उसके ऋण का 52%, जापान का 19.5% और भारत का 12% है। पेरिस क्लब की यह पहल श्रीलंका को काफी राहत देने वाली है, क्योंकि दूसरा बड़ा कर्जदार जापान इस क्लब का सदस्य है। पेरिस क्लब की स्थापना वर्ष 1956 में विकासशील और उभरते देशों की ऋण समस्याओं का समाधान करने के लिए की गई थी। इसका सचिवालय पेरिस में है। अर्जेंटीना और वैश्विक वित्तीय कर्ज से उबारने के लिए पेरिस में आयोजित सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी। इस क्लब में OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के 22 सदस्य देश भी शामिल हैं।
पेरिस क्लब के देशों ने पूर्व में द्विपक्षीय ऋण देने में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, लेकिन पिछले 2 दशकों से चीन दुनिया में सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में उभरा है। इसके कारण इस क्लब का महत्व कुछ कम हो गया है। अपनी स्थापना से लेकर अब तक पेरिस क्लब 102 अलग अलग कर्जदार देशों के साथ 478 समझौते कर चुका है। इन समझौतों के तहत $614 बिलियन का कर्ज चुकाया गया है। हाल ही में अमेरिका के पश्चिमी राज्य मोंटाना में चीन का स्पाई गुब्बारा उड़ता हुआ देखा गया। इसके चलते इस इलाके में विमानों की उड़ान रोकनी पड़ी। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का चीनी दौरा टाल दिया गया है। चीन अमेरिका के संबंधों में इस घटना को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस घटना के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि जासूसी गुब्बारा क्या है और चीन के स्पाई बैलून और अमेरिका की प्रतिक्रिया के बारे में अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है। जासूसी गुब्बारा यानी स्पाई बैलून असल में एक गैस से भरा गुब्बारा होता है जो जमीन की तरफ देखते हुए अलग अलग हिस्सों, इमारतों, क्लासिफाइड जगहों, खुफिया स्थानों की तस्वीर लेता है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने सोवियत संघ और चीन पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए इन्हीं जासूसी गुब्बारों का इस्तेमाल किया था। अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक विशेष राष्ट्रीय क्षेत्र के ऊपर का स्थान को वायु क्षेत्र कहा गया है, जिसमें बाहरी अंतरिक्ष शामिल नहीं है। इसे वर्ष 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि यानी आउटर स्पेस ट्रीटी के तहत मुक्त घोषित किया गया है, लेकिन संधि में बाह्य अंतरिक्ष शुरू होने की ऊंचाई को परिभाषित नहीं किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हर देश के पास अपने क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र पर पूर्ण और अनन्य संप्रभुता है, लेकिन संप्रभु हवाई क्षेत्र की ऊपरी सीमा अंतर्राष्ट्रीय कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। आमतौर पर यह अधिकतम ऊंचाई तक फैली हुई है जिस पर वाणिज्यिक और सैन्य विमान उड़ान भरते हैं, जो लगभग 13.7 किलोमीटर है तथा सुपरसोनिक जेट लगभग 18 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर 1944 के शिकागो सम्मेलन के तहत किसी देश के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उस देश की अनुमति की आवश्यकता होती है। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने गर्म हवा के गुब्बारों सहित हवाई क्षेत्र के उपयोग पर नियमों की एक अतिरिक्त परत निर्धारित की है, लेकिन यह सैन्य गतिविधियों को विनियमित नहीं करता है। अमेरिका का अपना वायु रक्षा पहचान क्षेत्र भी है जो शीत युद्ध की विरासत है। इसके लिए अमेरिकी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी विमानों को अपनी पहचान बताने की आवश्यकता होती है। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हाल ही में WTO ने उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग पर एक वैश्विक रिपोर्ट जारी की है। 2. रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक रूप से उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग में 16 देशों की हिस्सेदारी लगभग 80% है। और 3. विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस प्रतिवर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3 या फिर D उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, NISAR निसार उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। कथन 2, इसका पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। और कथन 3, ये एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। A केवल 1 और 3, B केवल 2 और 4, C केवल 1, 2 और 3 या फिर D उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये यूरोपीय संघ के वर्ष 2050 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 55% की कमी करने से संबंधित महत्वपूर्ण कदम है। और 2, इस योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद लाल फीताशाही को कम करना है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, पेरिस क्लब से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पेरिस क्लब की स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। कथन 2, इसका सचिवालय पेरिस में है। और कथन 3, अर्जेंटीना को वैश्विक वित्तीय कर्ज से उबारने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। A केवल 1 और 3, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 2 या फिर D उपरोक्त सभी। अगला और अंतिम सवाल, हाल ही में खगोलविदों द्वारा खोजे गए ग्रह का क्या नाम है? A वुल्फ 1069b, B अल्फा 1069b, C अल्फा 1069c या फिर D उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiis.com पर।
साथ ही दृष्टि IAS के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में लोकसभा में अतारांकित प्रश्न के उत्तर में ई न्यायालय के बारे में जानकारी साझा की गई। आपको बता दें कि सरकार ने प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक आसान पहुंच के उद्देश्य से ई न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना शुरू की है। ई न्यायालय परियोजना को भारत की ई समिति, सुप्रीम कोर्ट और न्याय विभाग के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना का पहला चरण 2011-15 के दौरान लागू किया गया था। इसी क्रम में परियोजना का दूसरा चरण 2015 में शुरू हुआ, जिसके तहत 18,735 जिले और अधीनस्थ न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार किया। ये अभ्यास तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। इसका मकसद भारतीय सशस्त्र बलों और CAPF की मारक क्षमता को एक एकीकृत लड़ाई के लिए तैयार करना था। इस अभ्यास में नवीनतम पीढ़ी के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, टैंक, लड़ाकू वाहन, मध्यम और फील्ड आर्टिलरी गन, मोर्टार और विभिन्न नई पीढ़ी हथियारों व उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बनाए गए स्वदेशी हथियारों और उपकरणों की भागीदारी भी देखी गई। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत नई पहल युवा संगम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य लोगों में आपसी जुड़ाव मजबूत करना और उत्तर पूर्वी एवं अन्य राज्यों के युवाओं के बीच आपसी समझ और तालमेल बढ़ाना है। इसे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों जैसे संस्कृति, पर्यटन, रेलवे, सूचना और प्रसारण, युवा कार्य एवं खेल, गृह, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग और IRCTC के सहयोग से आगे बढ़ाया जाएगा। युवा संगम के पायलट प्रोजेक्ट में करीब 1000 युवा हिस्सा लेंगे। ये पहल पर्यटन, परंपरा, प्रगति और परस्पर संपर्क के 4 व्यापक क्षेत्रों में बहुआयामी अनुभव प्रदान करेगी। हाल ही में 31 टन और 15 टन वजनी 2 पवित्र शालिग्राम पत्थर उत्तर प्रदेश के अयोध्या लाए गए। इन पत्थरों का उपयोग भगवान राम और जानकी की मूर्तियों के निर्माण के लिए किया जा सकता है। गौरतलब है कि शालिग्राम पत्थर के बारे में मानव विज्ञानी हॉली वॉल्टर्स की पुस्तक शालिग्राम पिलग्रिमेज इन द नेपाल हिमालयाज में बताया गया है। दरअसल शालिग्राम पत्थर अमोनाइट के जीवाश्म हैं। अमोनाइट एक प्रकार का मोलस्क है जो 400 मिलियन से 65 मिलियन वर्ष पूर्व के बीच अस्तित्व में था। ये पत्थर ज्यादातर नेपाल में गंडकी नदी की एक सहायक काली गंडकी नदी के किनारों पर पाया जाता है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के भंडार का पता लगाया है। ये देश में मिला लिथियम का पहला भंडार है। प्राप्त भंडार में लगभग 59 लाख टन लिथियम होने का अनुमान है। इसके अलावा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने यहाँ पर सोने के डिपॉजिट्स मौजूद होने का भी खुलासा किया है। जानकारों के मुताबिक ये भंडार रणनीतिक रूप से देश के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। बीते दिनों यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का शुभारंभ हुआ। 2 दिवसीय इस समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जबकि 12 फरवरी को समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी। इस कार्यक्रम के जरिए 30 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आने की संभावना है। इससे न केवल उत्तर प्रदेश की आर्थिक विकास की दर को रफ्तार मिलेगी, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन कर युवाओं के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी। हाल ही में डिजिटल भुगतान उत्सव अभियान की शुरुआत हुई। ये देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक व्यापक अभियान है। ये अभियान 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल क्रेडिट सिस्टम के पूर्ण रोल आउट के अपने दृष्टिकोण को भी साझा किया और NPCI को इस दिशा में आगे बढ़ने का निर्देश दिया। इसके अलावा डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बैंकों, बैंकरों और फिनटेक कंपनियों को डिजिधन पुरस्कार भी प्रदान किए गए। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।